हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सोशलॉजी की कुछ आइडियोलॉजीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और सोशलॉजी की क्या पढ़ेंगे? आइडियोलॉजीज़। तो सबसे पहले तो आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी एक सेट ऑफ आइडियाज़, बिलीफ्स दैट गाइड हाउ पीपल थिंक, लिव और गवर्न अ कंट्री। सो आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी होती है विचारधारा। विचारधारा, ठीक है। विचारधारा क्या है? आइडियाज़ है, बिलीफ्स है, और वो क्या गाइड करती है? वो इंडिविजुअल को, इंसान को गाइड करती है कि वो कैसे अपनी कंट्री को गवर्न करे पीसफुली। ओके, तो आइडियोलॉजी इज नोन एज विचारधारा इन हिंदी, ठीक है। ये होते हैं सेट ऑफ बिलीव्स, आइडियाज़। ओके, तो अब सोशलॉजी में कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं जिसे सोशलॉजिकल आइडियोलॉजीज़ बोलते हैं। तो इसमें आइडियोलॉजीज़ कितनी हैं वो ध्यान में रखते हैं। अब हम वो पढ़ेंगे। वो सारी आइडियोलॉजीज़ हम इस सेशन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, थर्ड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मार्क्सिज्म, और सेवंथ है स्ट्रक्चरलिज्म। तो गाइस, ये तो होगी सोशलॉजिकल, ये जो आइडियोलॉजीज है ये तो होगी सोशलॉजिकल आइडियोलॉजीज, सॉरी, ये होगी सोशलॉजिकल आइडियोलॉजीज। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, ये जो कि हम सोशलॉजी में हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन इन सब आइडियोलॉजीज को देखते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, हम फर्स्ट आइडियोलॉजी अपनी डिस्कस करते हैं जो कि है फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म क्या है? फंक्शनलिज्म, सोसाइटी वर्क्स लाइक अ मशीन, every part, family, school, religion, education, etc. has a role to keep society stable. देखो, फंक्शनलिज्म क्या है? फंक्शनलिज्म एक मशीन की तरह है, ठीक है। जैसे एक मशीन होती है तो मशीन की सारे जो भी उसके सारे पार्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं मशीन को रन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं ना, ठीक है। जैसे सपोज कार है तो कार के लिए टायर जो है, इसके चारों टायर इंपॉर्टेंट है ना इस कार को चलाने के लिए, है ना। इसी तरह सोसाइटी में फैमिली, इकोनॉमी, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटी, ये सब इम्पोर्टेंट हैं सोसाइटी को रन करने के लिए। गॉट इट माई पॉइंट? जैसे एक मशीनरी में, जैसे उसके टायर, चारों टायर इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाकी टूल्स पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एक मशीनरी को वर्क करने में, इसी तरह सोसाइटी में फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, एजुकेशन, ऑल आर इंटर रिलेटेड, ऑल आर इंटर रिलेटेड, ऑल आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड। ऑल आर क्या है? इंटर रिलेटेड है, और क्या है? इंटरकनेक्टेड है। क्यों इंटरकनेक्टेड? क्योंकि इन सबका जो भी है साथ कह लो, या फिर ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और इंटर रिलेट है। जैसे फैमिली एजुकेशन पे है। अब फैमिली में अब बच्चा होता है तो बच्चे का फिर अब जो सेकेंडरी जो उसकी अपब्रिंगिंग होती है, फिर एजुकेशन होती है, वो कहाँ पे होती है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजों में तो होती है। फिर इसी तरह फैमिली के कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है जो रिलीजन से मिलते हैं, और फैमिली कुछ करती है, जैसे सपोज कुछ इंप्लॉयमेंट का जरिया ढूंढती है। लाइक जैसे फिर बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर उसके बाद वो कुछ ना कुछ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करता है अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं पॉलिटी, कहीं ना कहीं स्कीम्स, पॉलिसीज़ बनाती है फैमिली के वेलफेयर के लिए, ठीक है, वुमेन की सेफ्टी के लिए, हर चीज़ों के लिए। तो ये है फंक्शनलिज्म। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा फंक्शनलिज्म, इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या मीनिंग है। तो इसे हम ट्रीट करते हैं लाइक अ मशीन। जिस तरह मशीन में हर पार्ट अपनी एक वैल्यू रखते हैं और हर पार्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसी तरह फैमिली के जो सोशल फंक्शंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस। वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट करते हैं सोसाइटी को एक दूसरे से। चलिए गाइस, अब हम अपनी सेकंड आइडियोलॉजी शुरू करते हैं, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या डिस्क्राइब करती है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी डिस्क्राइब करती है इन इनक्वालिटी, इन इनक्वालिटी, ठीक है। इनक्वालिटी किसके बीच में? रिच क्लास और पुअर क्लास के बीच में, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या डिस्क्राइब करती है? इनक्वालिटी। इनक्वालिटी किस बेसिस पे? रिच क्लास और पुअर क्लास के बेसिस पे, ठीक है। और रिच क्लास पावरफुल, और ये क्या है? पावरलेस।
ठीक है। और ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कौन एक्सप्लेन करता है? कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी में। ठीक है। तो इसमें एक तो होते हैं कैपिटलिस्ट क्लास और सेकंड होते हैं वर्किंग लेबर क्लास। वर्किंग क्लास भी कह सकते हो आप। ठीक है। जो कैपिटलिस्ट क्लास होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बुर्जुआसी। स्पेलिंग थोड़ा आप देख लेना गाइस। और जो पुअर क्लास होते हैं वो होते हैं प्रोलेटेरिएट। ठीक है। जो कैपिटलिस्ट क्लास होते हैं, जो ओनर ऑफ, ये कौन होते हैं? ओनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। और ये होती हैं वर्किंग क्लास लेबर, कि ये क्या करते हैं? बेसिकली इनके अंडर काम करते हैं। ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या था? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में ये था कि जो बुर्जुआसी लोग थे, जो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग थे, वो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की टेक केयर करते थे। जो भी प्रॉफिट होता था वो अपने पास रखते थे। बट इससे वर्किंग क्लास को कुछ भी फ़ायदा नहीं होता था। उन्हें केवल इतना ही उन्हें वेजेस मिलते थे कि जिससे कि वो अपना 2 टाइम्स का मील अफोर्ड कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बना इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया हो कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इनइक्वालिटी को डिस्क्राइब करती है, इनइक्वालिटी को फिगर आउट करती है। इसमें इनइक्वालिटी किस बेसिस पे है? रिच क्लास के बेसिस पे, पुअर क्लास के बेसिस पे। और ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी थी थ्योरी। ठीक है। इसमें फिर जो रिच क्लास है उन्हें किस नाम से जानते हैं? बुर्जुआसी। और जो वर्किंग क्लास है उसे किस नाम से जानते हैं? प्रोलेटेरिएट। तो ये प्रोलेटेरिएट ये कौन होते हैं? लेबर क्लास होती है। ठीक है। जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को वर्क करती है, इनके अंडर वर्क करती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की टेक केयर करती है। ओके। और मीन्स और ओनर कौन होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के? कैपिटलिस्ट क्लास, बुर्जुआसी। और वर्कर कौन होते हैं? प्रोलेटेरिएट। ठीक है। ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं और ये उनका ओनर है, ये उनको ओन करते हैं। जो भी प्रॉफिट सब कुछ आता है, लैंड लेबर कैपिटल, वो सब इनके पास होती है। और ये होते हैं मजदूर क्लास, जो कि इनके अंडर काम करती हैं। सो होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अपनी सेकंड थ्योरी पे। ओके। अपन की सेकंड थ्योरी क्या है? अपन की सेकंड थ्योरी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ठीक है। ये अपन की थर्ड थ्योरी है। और इस थ्योरी में क्या है? इस थ्योरी का पीपल क्रिएट मीनिंग थ्रू इंटरेक्शन। ठीक है। इंटरेक्शन किससे? लैंग्वेज और सिंबल्स के थ्रू। ठीक है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म का मतलब क्या है? कि जब पीपल होते हैं वो अपना मीनिंग खुद ही क्रिएट करते हैं इंटरेक्शन के थ्रू। जैसे एक स्मॉल बच्चा होता है। ठीक है। वो सिंबल्स में बात करना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे करके वो अपने मीनिंग को हम उसके मीनिंग को समझना शुरू करते हैं। और फिर धीरे धीरे करके जब वो बड़ा होता है तो हमारे भी सिंबल्स को, पेरेंट्स के सिंबल्स को समझना शुरू करता है। अगर पेरेंट्स एंग्री है तो आंख दिखा देते हैं पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स खुश है तो स्माइल पास करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सिंबल्स के थ्रू जानने की कोशिश करता है कि कब उसके पेरेंट्स गुस्सा करने वाले होते हैं, कब उसके पेरेंट्स उसे शाबाशी देने वाले होते हैं, खुश होते हैं। जब वो अच्छा काम करता है तो पेरेंट्स स्माइल करते हैं। ठीक है। इसी तरह जैसे थम्स अप वाला होता है ना, ऐसे करने वाला, थम्स अप। तो इसे क्या मानते हैं हम? गुड जॉब, वेरी गुड, वेल डन, थम्स अप। जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको ऐसे करते हैं ना, मतलब अंगूठा दिखा के शो करते हैं ना कि थम्स अप। तो इसी तरह मतलब कहीं ना कहीं सिंबल्स के थ्रू इंटरेक्शन, इसमें एक तो लैंग्वेज और सिंबल्स के थ्रू। गोट माई पॉइंट। थ्योरी की तरफ जाते हैं, फोर्थ वन की तरफ, दैट इज़ फेमिनिज्म। ओके। फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म आइडियोलॉजी हमें क्या बताती है, क्या डिस्क्राइब करती है, तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए। कि फोकस इज ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड फाइट्स अगेंस्ट वुमेन्स ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, equal pay for men and women doing the same job। तो फेमिनिज्म क्या हमें डिस्क्राइब, फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी है। तो ये हमें क्या डिस्क्राइब करती है? ये हमें डिस्क्राइब करती है कि देयर शुड बी अ जेंडर इक्वालिटी। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल एंड फीमेल। अगर ये दोनों एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो दे शुड गेट इक्वल पे
without discrimination on the basis of gender. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? कि फेमिनिज्म आइडियोलॉजी है सोशलॉजी की, ये फोकस करती है जेंडर इक्वालिटी पे। जेंडर इक्वालिटी किसके बीच में होती है? जेंडर इक्वालिटी, जेंडर एक सोशल टर्म है और सेक्स इज अ बायोलॉजिकल टर्म। तो मेल और फीमेल, ठीक है, और मेल फीमेल अगर इंप्लॉयमेंट करते हैं तो दे शुड गेट इक्वल पे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। डिड यू गेट माई पॉइंट? होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमारी फिफ्थ आइडियोलॉजी क्या है सोशलॉजी की? पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म क्या डिस्क्राइब करते हैं, चलिए देखते हैं। देयर इज नो सिंगल ट्रुथ, everyone sees and lives society differently. For example, one person, तो अब जो ये एग्जांपल है, जैसे एक पर्सन है वो सोशल मीडिया के बारे में क्या सोचता है, वो हो सकता है सोशल मीडिया के बारे में एक हेल्पफुल सोचता हो कि भाई सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जो हमें अच्छी न्यूज़ सब चीज़ों के बारे में अपडेट करता है। तो एक बंदा ऐसा हो सकता है कि वो उसे हार्मफुल वे में देखता हो कि भाई इसमें जो न्यूज़ होती है वो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करती हैं, तो इट इज़ वेरी हार्मफुल एंड वेरी टॉक्सिक। और एक बंदा उसे हेल्पफुल के नेचर से देखता हो। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या है, ये आइडियोलॉजी डिस्क्राइब करती है ओपिनियन पे। ओपिनियन मतलब कि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। जैसे ट्रेडिशन टाइम में इन ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी में लोगों का ओपिनियन, बिलीफ सिस्टम अलग है और मॉडर्न टाइम में बिलीफ सिस्टम अलग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे ओपिनियन अलग है, यहाँ पे ओपिनियन अलग है। तो ये बोथ आर द आइडियोलॉजीज ना, ट्रेडिशन एंड मॉडर्न। तो ये अप्रोच किस बेसिस पे है? ये अप्रोच ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज लाइक थिंकिंग एंड द वे ऑफ थॉट्स दैट दे डिज़ाइन इन देयर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। तो इस पोस्ट मॉडर्निज्म में वही है कि हर किसी पर्सन के अपने थॉट्स हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल लिया सोशल मीडिया, तो कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल है, कुछ लोगों के लिए हार्मफुल है। कुछ लोग उसे हेल्पफुल की नज़र से देखते हैं, कुछ लोग उसे हार्मफुल की नज़र से देखते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एंड कल्चरली डिज़ाइन थिंग्स, ठीक है। तो ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी एक विचारधारा होती है जिसके तहत इंडिविजुअल खुद डिसाइड करता है कि क्या उसके लिए हार्मफुल है, क्या उसके लिए हेल्पफुल है। और ये कहीं ना कहीं एक नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ और कल्चर के तौर पे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करती है पोस्ट मॉडर्निज्म में। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं मार्क्सिज्म थ्योरी पे। मार्क्सिज्म थ्योरी, ठीक है। तो अगेन ये इस थ्योरी में क्या था, इस थ्योरी में जो मार्क्सिज्म थ्योरी है इसमें टू क्लास होती हैं, रिच क्लास जिसे कि बोलते हैं बुर्जुआसी, और पुअर क्लास को बोलते हैं प्रोलिटेरिएट। इसे बोलते हैं बुर्जुआसी, इसे बोलते हैं प्रोलिटेरिएट, ठीक है। तो इसमें जो फैक्ट्री लैंड कैपिटल के होते हैं ओनर ऑफ प्रोडक्शन, और ये होते हैं लेबर क्लास, वर्किंग क्लास। ये रन करते हैं वर्किंग क्लास, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को रन करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये ओनर होते हैं किसके, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के। तो मार्क्सिज्म थ्योरी में क्या दिखाया गया है, इन इक्वालिटी किस बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे। क्लास कौन सी, रिच और पुअर, कैपिटलिस्ट, और ये है लेबर क्लास। तो इस थ्योरी में क्या होता है कि जो बुर्जुआसी होते हैं ये सारी चीज़ के टेक केयर करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, हर कुछ इनके पास होता है, हर कुछ। और प्रोलेटेरिएट की क्या सिचुएशन होती है, लेबर क्लास होती है, वर्किंग क्लास होते हैं, ये मजदूर लोग होते हैं। लेकिन ये जो क्या होते हैं, रिच क्लास लोग होते हैं, सारा कैपिटल, सारा प्रॉफिट अपने पास रखते हैं, और इन्हें इतना ही देते हैं कि ये 2 टाइम्स का मील अफोर्ड कर पाएँ। तो इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती है। तो इस सिचुएशन को कार्ल मार्क्स ने अपनी इस मार्क्सिज्म थ्योरी में डिस्क्राइब किया है। सो होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी मार्क्सिज्म थ्योरी। चलिए स्टूडेंट, अब हम अपनी 7th आइडियोलॉजी देखते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। और स्ट्रक्चरलिज्म में क्या हम फिगर आउट करेंगे वो हम देखते हैं। पीपल बिहेव बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स लाइक कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन और नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चरलिज्म में पीपल बिहेव बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। जैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर डिपेंड है, स्ट्रक्चर जो भी है, स्ट्रक्चर ढांचा वो किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल्स पे। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सोसाइटी के प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़, जिन्हें हम संस्कार भी बोलते हैं। और ये संस्कार, फर्स्ट संस्कार कहाँ से मिलते हैं हमें, फैमिली से। ये प्राइमरी सोर्स, SORC, सोर्स ऑफ नॉर्म्स है, ठीक है। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म तक कंप्लीट कर लिया है जो हमने बताए थे। ये सब जो आइडियोलॉजीज थी, फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मार्क्सिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। तो इन सब के अलावा भी हम कुछ और आइडियोलॉजीज़ हैं जो हम पढ़ते हैं और जो हम समझते हैं, लेकिन ये आइडियोलॉजीज़ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस में आती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी आइडियोलॉजीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए उस चीज़ की। तो सबसे पहले इसमें आएगी पॉजिटिविज्म, ओके। फिर सेकंड में क्या है, कम्युनिज्म, और थर्ड है कम्युनलिज्म। इसमें और इसमें बच्चे लगभग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो ये इन दोनों लगते सेम है लेकिन है इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस। तो इस चीज़ को भी हम फिगर आउट करेंगे पढ़ते टाइम। और फोर्थ है कैपिटलिज्म, और फिफ्थ है सोशलिज्म, सिक्स्थ है सेक्युलरिज्म। सो हम अब इन सब के बारे में भी हम डीपली अपना पढ़ेंगे। तो जो मेन है वो तो मेन ये है, बट हमें नॉलेज के लिए हमें ये सब आइडियोलॉजीज़ के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये आइडियोलॉजीज़ भी कहीं ना कहीं सोशलॉजी में डील करते हैं मेन आइडियोलॉजीज़ को। अगर हम ये सारी आइडियोलॉजीज़ अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमें हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा सोशलॉजी का। तो मैंने अभी फर्स्ट सेक्शन में तो मैंने ये जो प्राइमरी जो 7 आइडियोलॉजीज है, सोशलॉजिकल आइडियोलॉजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने कवर किया है। और सेकंड इसका पार्ट में, सेकंड लेक्चर में मैं पॉजिटिविज्म से सेक्युलरिज्म तक कंप्लीट आपको वीडियो दूंगा, उसमें ये सब आइडियोलॉजीज आपकी कवर हो जाएंगी। सो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ गई है। और मेरी वीडियोस के बारे में बताओ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाना। जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं उन्हें ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, दैट इज़ माई मोटिव एंड दैट आई डू इन माई वर्क। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस।